हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। और टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स के टाइप्स आपको कैसे याद करने हैं ये लास्ट क्लास में मैं बता चुका था। सबसे पहले इसके टाइप्स में आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। वह सैम्पलिंग की टेक्निक जिसमें जो पॉपुलेशन का हर एक मेंबर है बच्चे, उसके पास इक्वल चांस हो कि वो हमारे इंटरव्यू यानी हमारे रिसर्च में सम्मिलित हो पाए। मान लीजिए ये लार्जर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से जितने भी लोग हैं अगर उनके पास इक्वल चांस है कि वो मेरी रिसर्च का पार्ट बन पाए तो उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। याद रखना, इट गिव्स ऑल द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। सबके पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास ये एक कप है और इस कप में मैंने 100 बच्चों के नाम की पर्ची डाल दी। ठीक है, 100 बच्चों के नाम मैंने एक पर्ची में लिख के डाल दिए और मुझे 5 बच्चे सिर्फ ऐसे चाहिए जिनका मुझे इंटरव्यू लेना है। फिर उन बॉक्स में से मैं 5 स्लिप निकालता हूं और उन 5 स्लिप में जिन बच्चों का नाम लिखा हुआ है सिर्फ उनका ही इंटरव्यू लेता हूं, उनको ही अपने रिसर्च में सम्मिलित करता हूं। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि बच्चे 100 के 100 बच्चों के पास मौका था कि वो मेरे इंटरव्यू का पार्ट बन सकते थे, लेकिन उनमें से मैंने रैंडमली इन 5 बच्चों को सेलेक्ट किया। तो चांस तो सबके पास था ना, इसीलिए इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यानी पूरी पॉपुलेशन के पास चांस होगा, लेकिन उसमें से जो हम थोड़े से सैंपल सेलेक्ट करेंगे उनको हम रैंडम मेथड से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, यानी पूरी पॉपुलेशन के पास इक्वल चांस होगा। नेक्स्ट, सबसे पहले इसके टाइप्स पढ़ते हैं। हमने जब भी इसके टाइप्स डिस्कस करे थे, सबसे पहले डिस्कस किया था स्ट्रेटिफाइड। तो देखते हैं स्ट्रेटिफाइड क्या होता है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम टेक्निक। स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है बच्चे स्ट्रेटा, और स्ट्रेटा मतलब होता है ग्रुप। यानी हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन का क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। देखो मेरे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, मैंने उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया। और ग्रुप में कैसे डिवाइड किया, उनके कुछ सिमिलैरिटीज़ के आधार पर मैं उनको ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा। मान लीजिए मैं 4 ग्रुप ऐसे बना देता, सारी मेल एक तरफ, फीमेल एक तरफ, बूढ़े एक तरफ, बच्चे एक तरफ। लेकिन यहाँ पर मैंने कैसे उनको डिवाइड किया है, देखो जिन्होंने ब्लू कपड़े पहने उनको मैंने एक ग्रुप में डाल दिया, जिन्होंने ग्रीन कपड़े पहने उनको मैंने एक ग्रुप में डाल दिया, जिन्होंने पिंक कलर के कपड़े पहने वो एक ग्रुप में, और जिन्होंने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने वो एक ग्रुप में। यानी पूरी पॉपुलेशन को पहले मैंने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। और अब उन ग्रुप्स से मैं क्या करूँगा, अपना सैंपल ले लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इन 3 लोगों का नाम एक बकेट में डालूंगा और फिर उनमें से एक स्लिप निकाल दूंगा। इन 3 लोगों का नाम एक बकेट में डालूंगा, उनमें से एक स्लिप, तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो मेरे पास 4 लोग आ जाएंगे जिनका मेरे को इंटरव्यू लेना है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पहले सब ग्रुप में डिवाइड करा और उस ग्रुप में से सैंपल लिया। ये कहलाता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड यानी पहले स्ट्रेटा में इसको कन्वर्ट करना, यानी पहले उसका ग्रुप बनाना और उस ग्रुप में से रैंडम सैम्पलिंग करना। ठीक है, पहला स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सेकंड आता है सीक्वेंशनल सैम्पलिंग। सीक्वेंशनल सैम्पलिंग थोड़ा सा अलग होता है बच्चे, इसमें ध्यान रखना। रिसर्चर क्या करता है, पहले कुछ सैंपल लेता है। मान लीजिए उसने 20 लोग लिए और वो ये देखना चाहता था कि लंग कैंसर, स्मोकिंग वाले जो लोग स्मोकर्स होते हैं उनमें लंग कैंसर ज़्यादा होता है या फिर लंग कैंसर उनमें ज़्यादा होता है जो नॉन स्मोकर्स हैं। तो उसने 20 लोग लिए, जिसमें से जो स्मोकिंग करते थे वो 7 थे और जो स्मोकिंग नहीं करते थे वो 12 थे। तो उसने देखा कि जो स्मोकिंग करते हैं उनमें तो सिर्फ 2 लोगों को कैंसर हुआ 7 में से, लेकिन जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उनमें से 12 में से सिर्फ 1 को कैंसर हुआ। लेकिन वो इन दोनों के बेसिस पर रिजल्ट को ड्रॉ नहीं कर पाया। तो रिसर्चर ने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि वो 20 नहीं, उससे ज़्यादा सैंपल लेगा। और अब इस बार उसने 30 सैंपल लिए। 30 सैंपल में 18 लोग स्मोकिंग करते थे, 22 लोग स्मोकिंग नहीं करते थे। उसने देखा कि 18 में से 5 को कैंसर हुआ और 22 में से 3 को कैंसर हुआ, लेकिन अभी भी उसे कुछ क्लियर रिजल्ट नहीं मिला कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है। तो यहाँ पर भी उसको रिजल्ट नहीं मिला। तो उसने क्या किया, फिर से सैंपल साइज बढ़ा दिया और इस बार 30 की जगह 50 लोग ले लिए। 50 में से 28 लोग स्मोकिंग करते थे और 22 लोग स्मोकिंग नहीं करते थे। इस बार उसने क्या देखा कि 28 में से 10 लोगों को तो कैंसर हो चुका है और ये जो 22 थे जो स्मोकिंग नहीं करते थे उनमें से सिर्फ 4 लोगों को क्या हुआ है, कैंसर हुआ है। तो अब वो क्लियरली एक रिजल्ट
यहाँ पर ड्रॉ कर पाया कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं उनमें कैंसर का रिस्क कम होता है और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो सीक्वेंशनल सैम्पलिंग क्या होती है बच्चे, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता जब तक रिसर्चर को रिजल्ट नहीं मिल जाता वो सैंपल के साइज को बढ़ाता रहता है। इसमें सैंपल का साइज फिक्स्ड नहीं होता है, वो सैंपल के साइज को बढ़ाता रहता है जब तक उसे रिजल्ट नहीं मिल जाता। इसे कहते हैं सीक्वेंशनल सैम्पलिंग। ठीक है, यहाँ पर देखो, द इन्वेस्टिगेटर इनिशियली सेलेक्ट स्मॉल सैंपल, वो छोटे से सैंपल को सेलेक्ट करता है एंड ट्राइज आउट टू मेक इन्फ्रेंसेस, और उसमें से रिजल्ट निकालने की कोशिश करता है। इफ़ नॉट एबल टू ड्रॉ रिजल्ट, अगर उसमें से रिजल्ट नहीं आ सकता है तो वो क्या करता है और ज़्यादा ऐड करता है सैंपल्स को जब तक कि एक रिजल्ट ड्रॉ नहीं किया जाता। तो ये होता है सीक्वेंशनल सैम्पलिंग। अब इसमें भी ध्यान रखिए बच्चे, 20, 30 फिर 50 सारे लोगों के पास मौका था, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट आ जाता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये सबसे इजी है बच्चे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करेंगे, हम जितने भी हमारे पास पॉपुलेशन है, मान लीजिए मुझे 4 लोगों का इंटरव्यू लेना है और मेरे पास 100 लोग हैं, मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स लूँगा, उसमें 100 लोगों के नाम की पर्ची डाल दूँगा और उस पर्ची को मिक्स करने के बाद उनमें से 4 पर्चियाँ निकाल दूंगा और जो 4 पर्चियों में जिनका नाम लिखा होगा उन 4 को अपने रिसर्च में सम्मिलित कर लूँगा, उनका इंटरव्यू ले लूँगा। समझ गए, यानी पूरी पॉपुलेशन को इक्वल चांस दे रहा हूँ अपने इंटरव्यू में आने के लिए। तो उसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और ये जो मेथड है बच्चे, इसको कहा जाता है लॉटरी मेथड। क्या कहा जाता है, लॉटरी मेथड। मैं सबके नाम की पर्ची एक बॉक्स में डाल रहा हूँ और उनमें से 4 नाम निकाल के उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, इसे कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, सिस्टमिक रैंडम सैम्पलिंग। ये कई बारी पूछा गया है। सिस्टमिक रैंडम सैम्पलिंग में क्या करते हैं बच्चे, मान लीजिए 100 लोग हैं और 100 लोगों में मुझे कितने लोग सेलेक्ट करने हैं, 10 लोग। टोटल 100 लोग हैं, मुझे 10 लोग सेलेक्ट करने हैं अपने इंटरव्यू के लिए। तो मैं क्या करूँगा, 100 को 10 से डिवाइड कर दूंगा, 0 से 0 कटा, कितना आ जाएगा आंसर बच्चे, 10। तो हर 10वें व्यक्ति को मैं लूँगा। तो एक तो मैं पहले 10वें को लूँगा, उसके बाद 20वें वाले को लूँगा, फिर 30वें वाले को लूँगा, फिर 40वें वाले को लूँगा। समझ रहे हो ना, इस तरीके से 10 लोग लूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 लोग हैं, यहाँ पर 9 लोग हैं और मुझे मेरे इंटरव्यू के लिए कितने लोग चाहिए, 3। तो 9 लोग हैं और मुझे 3 चाहिए, तो 3 3 जा 9, यानी कि मुझे कौन सा बंदा चाहिए जो तीसरे नंबर पे आता हो। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद 1 2 3 ये वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद 1 2 3, तो हर तीसरे बंदे को मैं सेलेक्ट करूंगा। इसीलिए इसे कहा जाता है सिस्टमिक। सिस्टमिक यानी एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरे वाले को सेलेक्ट कर रहे हैं, पहला दूसरे को छोड़ रहे हैं, तीसरे वाले को सेलेक्ट कर रहे हैं, पहले दूसरे को छोड़ रहे हैं, तीसरे वाले को सेलेक्ट कर रहे हैं। इसे कहा जाता है सिस्टमिक रैंडम सैम्पलिंग। याद रखो, इसे रैंडम क्यों कहा गया है, क्योंकि सबके पास इक्वल चांस था, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से हर थर्ड को मुझे लेना था, तो मैंने हर थर्ड को ले लिया। इसीलिए इसे कहा जाता है सिस्टमिक सैम्पलिंग। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है जो इसका लास्ट टाइप है, वो आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है बच्चे, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि जो एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे इंडिया में देखना है कि पूरी इंडिया में 10th क्लास के बच्चों की कंडीशन क्या है पढ़ाई में। अब इंडिया में तो उत्तराखंड भी आता है, राजस्थान भी आता है, तमिलनाडु भी आता है, केरला भी आता है, मणिपुर भी आता है। तो मैं क्या करूँगा, इतने बड़े जो कंट्री है इंडिया, उसको छोटे छोटे क्लस्टर में डिवाइड कर लूँगा। उत्तराखंड एक क्लस्टर, एक तमिलनाडु, एक मध्य प्रदेश, और उस क्लस्टर में से फिर सैंपल लूँगा। तो याद रखना, पहला क्वेश्चन, क्लस्टर सैम्पलिंग कब यूज़ किया जाता है, जब एरिया हो वो काफ़ी लार्ज हो और उसमें से आपको सैंपल लेना हो। अब यहाँ पर इमेज में देखिए, आपको क्लियरली डिफाइन हो रहा होगा, काफ़ी बड़ा एरिया, इतने सारे घर हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इनमें से कुछ क्लस्टर डिवाइड कर लिए। जैसे ये 4 घर, ये 4 एरिया के हिसाब से डिवाइड कर लिया है मैंने इनको, और अब इनमें से मैं सैम्पलिंग लूँगा यानी रैंडम तरीके से। इनमें से जो मैं सैंपल लूँगा वो कैसे लूँगा, रैंडमली, यानी इन चारों में से रैंडमली किसी भी तरीके से मैं इनमें से एक सेलेक्ट कर लूँगा, इनमें से एक सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर लार्ज एरिया हो। मान लो पूरे इंडिया में से आपको 10th क्लास के बच्चों का सैंपल लेना है, तो आप क्या करोगे, हर स्टेट से 10-10 बच्चे ले लोगे। तो इसे हम कहते हैं, यहाँ पर लार्ज एरिया हो वहाँ पर क्या होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये 4 टाइप जो है वो प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल है।
बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी सारे के सारे जो ग्रुप के मेंबर हैं उनके पास इक्वल चांस हो सिलेक्ट होने का। उसमें सबसे पहला आता है स्ट्रेटिफाइड, पॉपुलेशन को पहले कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर 4 ग्रुप में डिवाइड करो। आप चाहे तो सारी लड़कियां एक तरफ, सारे लड़के एक तरफ, सारे बुढ़े एक तरफ, सारे बच्चे एक तरफ, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उन ग्रुप्स में से क्या करो, आप सेलेक्ट करो बच्चों को। नेक्स्ट आता है सीक्वेंशनल मेथड। वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर रिसर्चर थोड़े से सैंपल लेता है, लेकिन उनमें से वो रिजल्ट ड्रॉ नहीं कर पाता है, तो वो अपना सैंपल साइज बढ़ाता रहता है, तब तक बढ़ाता रहता है जब तक कि वो रिजल्ट ड्रॉ नहीं कर लेता, सीक्वेंशनल। उसके बाद आता है सिंपल रैंडम, जिसमें क्या किया जाता है, लॉटरी मेथड का यूज़ किया जाता है। जितने भी नाम आपके पास है उनको एक बॉक्स में डाल दो, हिलाओ, और उनमें से फिर कोई से भी 4 नाम या 5 नाम या जितने लोग आपको चाहिए उनकी पर्ची निकाल लो और उनको अपने रिसर्च में शामिल कर लो, सिंपल रैंडम। उसके बाद आता है सिस्टमिक रैंडम में एक सिस्टम फॉलो किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या फॉलो किया था कि हर तीसरा व्यक्ति मुझे अपनी स्टडी में चाहिए, तो तीसरे नंबर पे जो भी आएगा वो मेरी स्टडी में सम्मिलित हो जाएगा। अगर 100 में से पूछा जाता 10 लोगों को लेना है तो डिवाइडेड बाई 10, हर 10वें व्यक्ति को मैं ले लेता। समझ में आया। उसके बाद है क्लस्टर सैम्पलिंग। ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया होता है, बहुत ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा होता है, उसमें मैं क्लस्टर्स में डिवाइड कर लेता हूँ ज्योग्राफिकल एरिया को, और वहाँ से रैंडमली सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको याद करा चुका हूँ, स्टार्टिंग से सिस्टर का सिस्टमिक सर्कुलेशन क्लोज है बोले तो स्ट्रेटिफाइड, सीक्वेंशनल, सिंपल, सिस्टमिक और क्लस्टर। तो ये यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। थैंक यू।